नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना अध्याय जो कंटिन्यू करने वाले हैं उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम इसका 5वां भाग करेंगे जो कि इसका आखिरी भाग है। इसके बाद हम बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में हम क्या जानने वाले हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं सीमाएं, और साथ में ही हम जानेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को। तो शुरुआत करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी को एक बार देखते हुए। जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारे के सारे एटम को अरेंज किया था परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, और जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी सेम थी उन्होंने एलिमेंट्स को उनके नीचे रखा था। और इस तरीके से उनके पास ये टेबल आ गई थी जिसमें एक ग्रुप के अंदर सारे के सारे एटम ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी उपलब्धियों को जानते हुए। इनकी पहली उपलब्धि तो ये थी कि मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात ही नहीं थे। अब जैसा कि हमने ये जाना था कि उन्होंने क्या किया था, एटम्स को अरेंज करते समय उनकी प्रॉपर्टी सेम रहे और मैच करे, इसलिए बीच में कुछ जगह खाली छोड़ दिए थे। तो उन्होंने इसे गलती नहीं बताया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में इन तत्वों को ढूंढा जाएगा। जैसे कि उन्होंने तत्वों के नाम भी रखे। 3 तत्व उन्होंने बताए जो फ्यूचर में ढूंढे जाएंगे, जो कि थे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। अब ऐसा नहीं है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन उस समय खोजे नहीं गए थे। दरअसल एका यहाँ पर उन्होंने संस्कृत से लिया है जिसका मतलब होता है वन या फिर पहले। तो उनका कहना यह था कि बोरोन के पहले जो एलिमेंट ढूंढा जाएगा उसका नाम उन्होंने एका बोरोन रखा। एल्यूमिनियम से पहले जो एलिमेंट ढूंढा जाएगा उसका नाम एका एल्यूमिनियम रखा। और इस तरीके से उन्होंने इस 3 परमाणुओं के बारे में बताया और इससे इन्हें खोजना भी आसान हो गया और ये बाद में मिले भी। दरअसल जैसे अगर हम एका एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया था हमें कि इसमें परमाणु द्रव्यमान होगा 68। जब गैलियम जो कि एका एल्यूमिनियम का ही एक्चुअल वर्जन है उसे ढूंढा गया तो पता चला कि उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो था 69.7। अब आप देख सकते हैं सिर्फ 1.7 का एरर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उन्होंने इसका ऑक्साइड का सूत्र भी बताया था जो कि था E2O3। आप गैलियम में देखें तो ये ऑक्साइड का सूत्र बिल्कुल समान है और ऐसा ही क्लोराइड के सूत्र के साथ हुआ। जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि एक एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, गैलियम क्लोरीन के साथ वैसे ही रिएक्ट करता है। तो इस तरीके से उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया कि बाद में ऐसे तत्व खोजे जाएंगे और ऐसा हुआ भी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद जब खोजे गए थे हमारे उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस, तो जैसा कि आप जानते हैं उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस जल्दी से अभिक्रिया करते नहीं है, इस वजह से इनकी खोज बहुत देर बाद में हुई। तो जब इन्हें खोजा गया तो पाया गया कि इनको जो मेंडलीव ने टेबल बनाई है उसमें अलग से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर टेबल में कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा कि न्यूलैंड की टेबल में क्या था, हर एक नया तत्व ढूंढने पर उनकी पूरी टेबल खराब हो जाती। मेंडलीव की टेबल में सारे के सारे उत्कृष्ट गैस डालने के बाद भी टेबल को थोड़ा सा भी नहीं बदलना पड़ा। तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियों में से कुछ एक है। चलिए अब जानते हैं कि इनकी सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस क्या क्या थी। इनकी पहली लिमिटेशन तो थी कि निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता। अब ये जो इशू है ये आपको शायद बहुत बड़ी ना लगे, परंतु आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें भी ये इशू है। उसके अंदर भी हम हाइड्रोजन को एक फिक्स्ड प्लेस नहीं दे सकते। अब ऐसा क्यों, चलिए इसे जानते हैं। दरअसल हाइड्रोजन की बात करें तो ये एक धातु की तरह भी अभिक्रिया करता है। जैसे कि सोडियम हमारा एक धातु है, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाता है, तो हाइड्रोजन HCl बनाता है। सोडियम Na2O यानी कि सोडियम का ऑक्साइड बनाता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाता है जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो कि है वाटर। सोडियम जो है वो सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन भी सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन एक मेटल है और उसे मेटल्स के साथ रखना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक और बात है, जैसा कि हम जानते हैं क्लोरीन अपना ड्यूप्लेट बनाता है 2 क्लोरीन साथ में अभिक्रिया करके। अब हाइड्रोजन भी ऐसा करता है, तो यहाँ पर क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोजन एक मेटल की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। तो इसे मेटल के साथ रखें या नॉन मेटल के साथ रखें, ये इशू है। और ये मेंडलीव की टेबल में भी था और आज की आधुनिक टेबल में भी है। चलिए देखते हैं दूसरा इशू क्या था।
दूसरा इशू था कि आवर्त वर्गीकरण के पर्याप्त समय बाद हमें समस्थानिकों का पता चला। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव की आवर्त नियम के लिए एक चुनौती बन गए थे। अब समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या तो बराबर रहती है, परंतु जो मास नंबर होता है वो बदल जाता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तीनों में ही एक प्रोटॉन होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या बदलती रहती है। पहला वाला जो है हाइड्रोजन, जिसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम के अंदर 3 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस वजह से इनका मास नंबर 1, 2 और 3 बन जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से डाला था टेबल को, तो स्टार्टिंग की 3 जगह पे तो सिर्फ हाइड्रोजन ही आ जाता। तो जितने भी समस्थानिक थे वो मेंडलीव की टेबल के लिए एक प्रॉब्लम बन गए थे, जिसको इसके बाद जो आधुनिक टेबल आई उसमें फिक्स कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला इशू क्या है। अगली सीमा ये है कि उन्होंने एक ही डब्बे में एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट एक ही साथ डाल दिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट डाले गए हैं। आयरन भी है, कोबाल्ट भी है और निकल भी है, जिनको एक ही साथ डाला गया। परंतु ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि इन तीनों की ही प्रॉपर्टी सेम है तो साथ में डाला जा सकता है। परंतु इसके बाद जो इशू था वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। मेंडलीव ने कहा था कि इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से डाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का द्रव्यमान सिलिकॉन से ज़्यादा है, यानी कि एल्यूमिनियम को सिलिकॉन के बाद आना चाहिए, परंतु ये यहाँ पर पहले आ रहा है। तो ऐसा कई जगहों पे हुआ जहाँ पर जिस तरीके से अरेंज करना चाहिए था मेंडलीव ने वैसे नहीं किया था। तो ये भी इनकी एक सीमा बन गई। इन सारे इश्यूज़ को फिक्स किया गया आधुनिक टेबल में। तो आधुनिक टेबल हमारी कुछ ऐसी दिखती है, जिसको हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया कुछ मदद लेके। अब यहाँ पर इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको किसी और एलिमेंट के साथ रखा गया हो, और ये बहुत ज़्यादा हद तक मेंडलीव की टेबल से ही मैच करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप मेंडलीव की टेबल में देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, 7 ग्रुप बनाए थे जिसको ए और बी करके विभाजित किया है, और उनका जो 8वां ग्रुप है उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर पहले 7 जो ग्रुप हैं उन सबके अंदर नीचे देखेंगे आप 2-2 एलिमेंट है और 8वें ग्रुप में 3 एलिमेंट है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले 7 को आप 2 से गुना करेंगे तो आता है 14, और उसमें 3 को ऐड कर दें तो आपके पास उत्तर आता है 18। तो इनडायरेक्टली जो मेंडलीव की टेबल थी उसके अंदर 18 अलग अलग कॉलम थे। यहाँ पर जो हेनरी मोजले ने टेबल दी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 18 अलग अलग कॉलम बना दिए। इससे क्या हुआ, उन्हें एक ही जगह पे 2-2 एलिमेंट को नहीं रखना पड़ा। तो यहाँ पर इन्होंने जो टेबल बनाई इसके अंदर 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेनरी मोजले ने भी जो डिवीजन किया वो ग्रुप और पीरियड्स में किया। अब यहाँ पर आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है। दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर रेंज दी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है 57 to 71 और उसके नीचे नाम लिखा है लेंथेनॉइड्स, और नीचे लिखा हुआ है 89 to 103 और नीचे लिखा हुआ है नाम एक्टिनॉइड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो पहला एलिमेंट है वो है लेंथेनियम और उसके जस्ट नीचे जो पहला एलिमेंट है वो है एक्टिनियम, और इसको हम लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। दरअसल ये 3D में दिखाएं तो ज़्यादा सही में समझ में आएगा। दरअसल यहाँ पर पीछे एक बहुत लंबी लाइन है एटम्स की, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। दरअसल हेनरी मोजले ने जो पूरा टेबल बनाया था उसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स 3D में जो पूरी टेबल है उसके पीछे निकलते हैं। इस वजह से क्योंकि हम 3D को एक पेज में नहीं दिखा सकते, उन्होंने इसे नीचे अलग से लिखा हुआ है, और इसी वजह से हमें लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स नीचे लिखे हुए मिलते हैं, जो कि ये एक्चुअली में 3D है और पीछे की तरफ है हमारे इस टेबल के। अब चलिए देखते हैं कि जो ये हमारी आधुनिक सारणी है उसने सारे के सारे इश्यू को फिक्स कैसे किया। पहला इश्यू था आइसोटोप्स का। दरअसल हेनरी मोजले ने जो ये अरेंजमेंट किया है ये परमाणु द्रव्यमान पे नहीं किया, ये उन्होंने किया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, यानी कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो यहाँ पर जितने भी आइसोटोप होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी कि वो एक ही जगह लेंगे। तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप वहीं पर आएंगे जहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। तो पहला इशू तो यहीं पर फिक्स हो गया। दूसरा क्या था कि मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी वो परमाणु द्रव्यमान पे थी, और परमाणु द्रव्यमान एक साथ नहीं बढ़ता, कहीं पर थोड़ा बढ़ता है कहीं पर ज़्यादा बढ़ता है। तो इससे पता नहीं चल पाता था कि उसके बीच में कितने एटम आ सकते हैं।
परंतु एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो ग्रेजुअली बढ़ता है। पहले 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो इससे हमें एग्जैक्टली पता होता है कि बीच में कितने एटम आ सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा इशू फिक्स हो गया। इसके अलावा तीसरा इशू क्या था कि हाइड्रोजन को फिक्स जगह नहीं मिली, वो इस टेबल में भी नहीं मिली है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन को मेटल की साइड पर रखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ, परंतु इसकी प्रॉपर्टी जो 17वां ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला, उससे भी काफ़ी हद तक मैच करती है और ये कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को उठाकर हम बीच में रख दें क्योंकि ये दोनों ही साइड मैच नहीं करता। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में काफ़ी सारे ट्रेंड्स हैं, जैसे कि कहाँ से कहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, कहाँ से कहाँ कम होता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो में, जहाँ पर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।